हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि सियाओफमान किंगरू के अटैक से लू को बचा लिया था और उसके बाद वो वहाँ से भाग चुका था और उसके बाद लू और लिन भी उसके पीछे ही गया था। और फिर दूसरी तरफ हम लोग जिन को देखते हैं जो कि अभी तक फासियांग के साथ फाइट कर रहा था, जहाँ पर कि जिन फासियांग के ऊपर भारी पड़ रहा होता है। जिन तो अपने चार्म स्किल की मदद से फासियांग को बहुत ही आराम से हैंडल कर रहा था, पर तभी हम लोग देखते हैं कि एक अटैक जिन की तरफ आता है, पर जिन उसे डॉच कर लेता है और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर सिया और लेडी भी आ जाता है फासियांग का मदद करने के लिए। और फिर सियाओ फासियांग से कहने लगता है क्या तुम ठीक हो, और फिर फासियांग कहता है कि इस लेडी से केयरफुल रहना क्योंकि ये एंशिएंट सेक्ट का एक बहुत ही पावरफुल डीमन में से एक है। और फिर हम लोग जिन को देखते हैं जो कि सियाओ पर अपना चार्म स्किल का यूज करते हुए कहता है कि इस लेडी को मार दो। और फिर सियाओ कहने लगता है कि तुम्हारा चार्म स्किल इतना भी अच्छा नहीं है क्योंकि तुमसे अच्छा तो गोंगजी है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। और भी जिन कहने लगता है कि मैं तो तुम्हारा नाम पूरा जिंदगी याद रखूंगा। और उसके बाद वो कहने लगता है कि मुझे नहीं पता कि तुम किंगोंग सेक्ट का कौन सा यंग मास्टर हो। पर सियाओ कहने लगता है कि मैं तो किंगोंग सेक्ट का कोई भी यंग मास्टर नहीं हूँ, मैं तो वहाँ का पावरफुल डिसाइपल में से एक हूँ जो कि अब तुम्हें हराने वाला है। पर जिन तो कहने लगता है कि तुम तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बंदा हो जो कि बहुत ही कूल लगता है। और फिर उसके बाद वो कहने लगता है कि मुझे समझ में नहीं आता कि तुम तीनों लोग तो अलग अलग सेक्ट से बिलोंग करते हो, जहाँ पर कि ट्रेजर तो एक है, तो फिर अगर ट्रेजर तुम लोगों को मिल भी गया तो तुम लोग उसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे। और ये कहते हुए जिन तो ऊपर से नीचे आ जाता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सियाओ तो अटैकिंग पोजीशन में आ जाता है। और उसके बाद सियाओ कहने लगता है कि हमारा मोटिव तुम लोगों को हराना है, ना कि ट्रेजर को हासिल करना, और इस तरह से हम लोग अपना प्रोटेक्शन को और भी मजबूत कर सकते हैं। और ये कहते हुए सीनियर फासियांग अपने पावर की मदद से वहाँ पर एक बैरियर सील को क्रिएट कर लेता है ताकि जिन उन लोगों पर अटैक ना कर सके। और फिर हम लोग दूसरी तरफ दादाजी और लिटिल गर्ल को देखते हैं जो कि चलते चलते और एक जगह पर आ चुका था। और फिर हम लोग व्हील डॉग को भी देखते हैं जो कि उन लोगों के साथ आया था ताकि वो उन लोगों को प्रोटेक्ट कर सके। और फिर दादाजी एक जगह पर बैठकर पानी पीने लगता है और अपना पानी पीने के बाद वो लिटिल गर्ल को भी देता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि उन लोगों के पीछे से एक आदमी आ जाता है और उसे देख के दादाजी लिटिल गर्ल से कहने लगता है कि तुम यहाँ से जाओ, मुझे इनसे बात करनी है। और फिर हम लोग लिटिल गर्ल को देखते हैं जो कि वहाँ से जाने के बाद व्हील डॉग से टकरा जाता है। और फिर हम लोग व्हील डॉग को देखते हैं जो कि उस आदमी को देखकर हैरान हो चुका था। और फिर लिटिल गर्ल व्हील डॉग से पूछने लगता है क्या तुम इस आदमी को जानते हो और तुम ऐसे हैरान क्यों हो रहे हो। पर हम लोग व्हील डॉग को देखते हैं जो कि कोई भी बात नहीं कहता। और फिर अगले सीन में हम लोग घोस्ट किंग को देखते हैं जो कि उस बुरे आदमी से बात कर रहा था। और फिर वो दादाजी से कहने लगता है कि तुम तो बहुत ही जल्दी बुरे हो चुके हो। पर दादाजी कहने लगता है कि मैं तो बुरा हो चुका हूँ, इसलिए मेरा मरने का टाइम तो आ चुका है, पर तुम्हारा टाइम भी आ चुका है, तुम भी बहुत जल्द मरने वाले हो। और फिर हम लोग घोस्ट किंग को देखते हैं जो कि कहने लगता है कि मैंने बहुत साल पहले तुम्हारा पास आया था, तब तुमने मेरे बारे में एक भविष्यवाणी किए थे जहाँ पर कि तुमने बताया था कि मेरा बीबी और बच्चा जल्द ही जल्द मरने वाला है, और जो कि सच भी हुआ था। और मेरे बीबी और मेरे बच्चे तो अब मर चुका है और वो लोग इस दुनिया में भी नहीं है, और इसलिए मैं जानना चाहता हूँ क्या तुम अभी भी वो प्रिडिक्शन करते हो। और दादाजी कहने लगता है कि मैं तो एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, इसलिए प्रिडिक्शन करना मेरा हॉबी है और ऐसे ही मेरा पेट चलता है। और उस वक्त तो मैं तुम्हारे ऊपर स्टार प्रिडिक्शन का यूज किया था जिसके बारे में कि तब मैं बहुत ही कम ही जानता था, और अब भी नहीं जानता हूँ मैं कि स्टार प्रिडिक्शन कैसे किया जाता है। वो एक मिस्टीरियस चीज है जिसे कि मैं पूरी लाइफ में भी सीख नहीं पाया, पर मैं उस वक्त तुम्हारा एरोगेंट को देखकर ही ऐसा बताया था ताकि तुम ठीक रास्ते पे आ जाओ। और ये सुन के तो घोस्ट किंग बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से में दादाजी का कॉलर पकड़ लेता है और फिर छोड़ भी देता है। और उसके बाद वो पागल की तरह हंसने लगता है। और फिर वो कहने लगता है कि इसका मतलब तुमने जो बताया था वो सब गलत था। पर दादाजी कुछ भी नहीं कहता है और घोस्ट किंग कहने लगता है कि एक लाइफ तो सिर्फ अर्थ और हेवन के बीचों में होता है, और इसलिए वहाँ पर ही हमें जो कुछ करना है करना होता है। और मुझे पता नहीं कि फ्यूचर में हम दोनों और दोबारा मिलेंगे या नहीं, इसलिए तुम अपना ख्याल रखना। पर दादाजी कहने लगता है कि मैं तो एक अच्छी लाइफ जी रहा हूँ, पर तुम्हारा तो बहुत सारा एनिमी है जहाँ पर कि तुम्हारा तो बहुत ही टेंशन है, इसलिए मेरे बारे में छोड़ के अपने बारे में चिंता करोगे तो ही बेटर रहेगा। और फिर हम लोग नीचे से व्हील डॉग को देखते हैं जो कि इन लोगों की बातचीत को नोटिस कर रहा था। और फिर लिटिल गर्ल भी वहाँ पर आ जाता है और फिर वो कहने लगता है कि ग्रैंडपा ये आदमी कौन है। और फिर घोस्ट किंग कहने लगता है क्या तुम सच में मुझे नहीं जानते।
और फिर लिटिल गर्ल कहने लगता है कि मैं तुम्हें सच में नहीं जानता, जहाँ पर घोस्ट किंग कहने लगता है कि वक्त आने पर तुम भी मुझे जान जाओगे, और एक है कि वो वहाँ से जाने लगता है। और फिर लिटिल गर्ल और उसके दादाजी भी वहाँ से चला जाता है। और फिर अगले सीन में हम लोग वहीं मिस्टीरियस लेडी और आदमियों को देखते हैं जो कि एक पेड़ पर बैठकर उस पंखी की मदद से सबके ऊपर नजर रख रहा होता है, और वो लोग बात करने लगता है कि घोस्ट किंग तो यहाँ पर पहले से ही किसी को भेज रखा है ताकि वो उस ट्रेजर को हासिल कर पाए, तो फिर वो हम लोगों को यहाँ पर क्यों भेजा है, और तो और हम लोगों को यहाँ पर छुप के रहना पड़ता है और सब पर नजर रखना पड़ता है। और भी दूसरा आदमी कहने लगता है कि घोस्ट किंग ने हमें बताया था कि उसका टाइम खत्म हो रहा है, इसका मतलब कि वो मरने वाला है, और इसलिए वो चाहता है कि उसके बदले में नेक्स्ट घोस्ट किंग सु फैंग ही बने, और वो चाहता है कि हम लोग उस पर नजर रखें ताकि वो समय आने पर इंसानों का मदद करता है या नहीं ये बात हम लोग उसे बता सके। और घोस्ट किंग तो ये भी बताया था कि सु फैंग एक बहुत ही पावरफुल और टैलेंटेड पर्सन है जो कि यहाँ पर आने के बाद से बहुत ही प्रोग्रेस कर चुकी है, जहाँ पर कि एक जीनियस पर्सन को भी तियानसुई की ट्रू मेथड को सीखने के लिए 30 इयर्स की टाइम लगता है, पर सु फैंग ने उसे 10 इयर्स में ही कंप्लीट कर लिया है। इसलिए वो चाहता है कि सु फैंग ही नेक्स्ट घोस्ट किंग बने, पर हम लोगों को उस पर नजर रखना पड़ेगा क्योंकि पता नहीं कि टाइम आने पर उसके अंदर का इंसान फिर से जाग जाए और वो इंसानों के साथ मिल जाए। और फिर अगले सीन में हम लोग सु फैंग को देखते हैं जो कि जंगलों के बीच से भाग रहा था क्योंकि लू भी उसके पीछे पीछे ही आ रहा था, और लू तो उसके पीछे पीछे आने के साथ उस पर अटैक भी किए जा रहा था, जहां पर कि सु फैंग उससे बचते बचाते आगे जा रहा था। और फिर एक टाइम बाद आके वो भी वहां पर रुक जाता है क्योंकि लू उसे चारों तरफ से घेर लिया था, और उसके बाद लू अपने तलवार की नोक पर उसे ले आता है और उसके बाद वो पीछे घूमता है। और हम लोग दूसरी तरफ एक जंगलों के बीच के सीन को देखते हैं जहाँ पर से कि बहुत तेज रोशनी निकल रही होती है क्योंकि वहाँ पर ही वो ट्रेजर बॉर्न होने वाला था, और उस लाइट का ऑरा तो पूरा जंगल में ही फैल रहा था। और फिर हम लोग जिन को देखते हैं जो कि इस लाइट के ऑरा को देख के उधर ही भागकर चला जाता है, और भी स्याओ कहने लगता है कि जरूर वहाँ पर वो ट्रेजर बॉर्न होने वाली है और ये इसी का ही निशानी है, और एक है कि वो सब भी उसी की तरफ ही जाने लगता है। और इधर जेंग लिन और बाकी सब भी इसी चीज को नोटिस करते हुए उसी की तरफ ही जाने लगता है, और जहाँ पर हम लोग ली को देखते हैं जो कि एक इविल स्माइल देता है क्योंकि उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था, और इस लाइट का ऑरा तो इतना पावरफुल था कि ये लिटिल गर्ल और उसके दादाजी तक भी पहुंच रहा था, जहां पर कि लिटिल गर्ल भी इसे देख रहा होता है, और दादाजी कहने लगता है कि शायद यहाँ पर ये ट्रेजर बॉर्न होने वाला है। और हम लोग लिटिल मंकी को देखते हैं जो कि एक लीव को छतरी बनाकर बैठा था क्योंकि वहाँ पर बारिश भी हो रहा था, और फिर तभी वहाँ पर एक पावर की ऑरा आता है जिससे कि वो वहाँ पर भाग जाता है। और फिर हम लोग लू और सु फैंग को देखते हैं जो कि अभी भी उसी पोजीशन में खड़ा हुआ था, और फिर लिटिल मंकी सु फैंग के कंधों पे जाके बैठ जाता है, पर सु फैंग उसे इशारों में वहाँ से जाने के लिए कहता है, और ये बात सुन के लिटिल मंकी भी वहाँ से चला जाता है। और फिर लू सु फैंग से कहने लगता है कि तुमने मुझे क्यों बचाया जबकि तुम एक डिमन हो और तुम तो इंसानों से नफरत करते हो। पर सु फैंग कहने लगता है कि 10 साल पहले तो तुम भी मुझे बचाया करते थे, जहाँ पर कि मैं जब खतरे में पड़ता था तुम पहले ही आ जाते थे मुझे बचाने के लिए, और फिर कोई एक्सप्लेनेशन की बात होती है तो तुम भी पहले आ जाते थे सेक्ट मास्टर को एक्सप्लेनेशन देने के लिए, इसलिए मैं जब भी खतरे में पड़ा हूँ तुम ही मेरे सामने ढाल बनकर खड़े रहे, इसलिए मैंने तुम्हें बचाया था। और इस बात के साथ साथ हम लोग 10 साल पहले का वो सीन भी देखते हैं जहाँ पर कि क्यूट सी लू हर बार सु फैंग को बचाया करता था, और उसकी ऐसी बात से तो लू भी कुछ भी नहीं बोल पाता और वो भी सोचने लगता है उसी पुरानी पल को जहाँ पर कि वो दोनों एक दूसरे का हेल्प किया करता था। और फिर लू कहने लगता है कि सु फैंग तुम लौट क्यों नहीं आते, पर सु फैंग कहने लगता है कि वो सु फैंग तो कब का मर चुका है इसलिए मैं और कभी भी लौट कर नहीं जाऊंगा। और लू तो उसकी ऐसी बात से कुछ भी कह नहीं पाता, और उसके बाद सु फैंग कहने लगता है कि तुम चाहो तो मुझे मार सकते हो, और फिर लू गुस्से में वहाँ से चला जाता है। और फिर दूसरी तरफ हम लोग उसी मिस्टीरियस लड़की और आदमियों को देखते हैं जो कि उस ट्रेजर के बारे में ही बात कर रहा होता है, जहाँ पर कि वो लोग कहने लगता है कि ये ट्रेजर तो बहुत ही पावरफुल है इसलिए इसे हासिल करने के लिए बहुत पावर की जरूरत होगी क्योंकि इसके आसपास एक बहुत पावरफुल फॉर्मेशन भी लगे होगी, और इसे हासिल करने के लिए बहुत ही एंशिएंट बीस्ट भी यहाँ पर आए होंगे। और दूसरी तरफ तो फासियांग सियाओ के साथ आगे बढ़ रहा होता है और उसके आगे जिन भी जा रहा होता है, जबकि जिन कुछ शैतानी प्लान सोच रहा होता है। और फिर तभी वो देखता है कि नीचे से बहुत सारा बीस्ट भी उस ट्रेजर की तरफ जा रहा था क्योंकि वो लोग भी उसे हासिल करना चाहता था, इसलिए जिन उनकी तरफ एक अटैक कर देता है ताकि वो लोग भी डिस्ट्रैक्ट हो जाए, और उसकी उस अटैक से तो बहुत सारा बीस्ट वहाँ पर मारा भी जाता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि फासियांग और सियाओ भी वहाँ पर आ जाता है, और फिर बाकी बीस्ट सोचने लगता है कि ये लोग ही उन लोगों पर अटैक कर रहा होता है, इसलिए वो लोग भी उनकर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है, और वो बीस्ट तो उन सब पर एक अटैक कर भी देता है जिससे कि वो सब तो जमीन पर आ जाता है, और उसके बाद वो लोग भी फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है।
और जिन तो एक पेड़ के पीछे छुप के इन्हीं सारी चीजों को देख रहा था, क्योंकि वो अपने प्लान में कामयाब हो चुका था। वो किसी भी तरह से उन लोगों को रास्ते में ही रोक दिया था। और दूसरी तरफ हम लोग सुफेंग को देखते हैं, जो कि चलते चलते उसी जगह पर पहुंच गया था जहां पर से कि लाइट का ऑरा आ रहा होता है। और सुफेंग तो आगे जाते जाते बहुत ही हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके सामने एक बहुत बड़ा ट्री आ चुका था, जो कि बहुत ही बड़ा था। और वो कहने लगता है कि इतना बड़ा ट्री यहाँ पर कैसे आ गया है। और फिर वो उस ट्री को पार करने के लिए उसके ऊपर की तरफ जाने लगता है, जहाँ पर कि उसे पता चलता है कि ये तो बस एक ट्री का एक रूट है, जहाँ पर कि ट्री तो उससे भी बहुत बड़ा है। इसलिए वो भी अपना स्पीड को बढ़ा लेता है ताकि वो इस ट्री का टॉप पर जा सके, जहाँ पर कि वो ट्रेजर बॉर्न हुआ है। और फिर हम लोग देखते हैं कि सुपेंग जितना ही ऊपर जा रहा होता है उतना ही ट्री का ब्यूटी बढ़ रहा होता है, जहाँ पर कि सुपेंग भी इसे देख के बहुत ही हैरान था, क्योंकि ऊपर का नजारा खूब ही खूबसूरत था। और फिर आखिरकार सुपेंग भी चलते चलते ट्री के टॉप पर पहुंच जाता है, और उसके बाद वो वहाँ का नजारा को देख के हैरान हो जाता है। और तो वो ये बात को सोच रहा होता है कि ये ट्री इतने बड़ा कैसे हो गया। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, पहले तो मैं आप सभी से माफी मांगना चाहूंगा, क्योंकि मैं ये एपिसोड बहुत ही लेट में ला रहा हूँ, क्योंकि इस एपिसोड का और भी 2 पार्ट रिलीज हो चुका है, और मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द 2 एपिसोड भी एक्सप्लेन कर दूं। पर आपको अगर मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक जरूर कर देना।